नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बड़े तरीके से करो, जिस किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म में, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के बारे में और उनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। आप सभी को पता है कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जहाँ पे आपको पता चल गया है कि आईबीपीएस क्लर्क या पीओ, आरआरबी क्लर्क या पीओ या फिर एसओ की बात करें या ऑफिसर स्केल 2 की बात करें, 3 की बात करें, उनका एग्ज़ाम कब-कब होने वाला है, ये सब आपको पता चल गया है। ठीक है? तो ये वीडियो में हम लोग करने क्या जा रहे हैं, वो थोड़ा बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है? इस पूरी वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रीज़निंग सिलेबस का, ठीक है ना? रीज़निंग को किस तरीके से पढ़ना है उन एग्ज़ाम के लिए हमें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है ना? और क्या-क्या मतलब क्वेश्चन जो हर बार आते हैं, कौन-सी चीज़ आपको पहले पढ़नी है, कौन-सी चीज़ आपको बाद में पढ़नी है और मेरी तरफ से आपको क्या मिलने वाला है, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आया हूँ, मेरे मन में जो आता जाएगा वीडियो के दौरान मैं बोलता जाऊँगा आपको, ठीक है ना? तो आप थोड़ा उस पेशेंस रख के सुनना, ठीक है ना? हो सकता है कि आपकी काम की चीज़ें थोड़ी बाद में आएँ, ठीक है ना? या हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बाद में पता चलें। तो उम्मीद है कि थोड़ा-सा पेशेंस रखें, इस वीडियो को थोड़ा पूरा देखिएगा, ठीक है? हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े सिलेबस के लिए, ठीक है? तो चाहे आप बिगिनर हो या फिर आप रिपीटर हो, अगर आप रिपीटर हो तो आप इस बात को समझिएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है ना? तो एक वो वाले थॉट में मत रहिए कि अरे मैं तो रिपीटर हूँ, मेरे को सब आता है, वो मत सोचिएगा क्योंकि अगर आप सब कुछ आता होता तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया होता ना मतलब। कहीं तो आपकी कमी रह गई है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना देखो अपना पॉज़िटिव फीडबैक लेने लिया करो, लेकिन पॉज़िटिव फीडबैक का ये मतलब ये नहीं है कि आप है ना मतलब कुछ भी अज़्यूम कर लो। ऑनेस्ट भी रखा करो अपने आप को, ठीक है ना? तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? आपको इस पूरे चैनल पे कि जितनी भी वीडियो डली है, आपको कुछ भी अंट-शंट नहीं दिखेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ काम की बात ही दिखेगी, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में मैं मदद कर सकता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस पूरी वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रीज़निंग के सिलेबस का, जो भी एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना? उनके क्या-क्या स्मार्ट स्टडी टिप्स हैं और लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी हम लोग बाद में थोड़ा-थोड़ा देखते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं फिर। रीजनिंग सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग सिलेबस में देखो जो भी मैंने ये लिखा है, जितने भी ये चैप्टर लिखे हैं, इनका एक तो मैंने ऑर्डर इस तरीके से रखा है कि आपको इसी क्रम में मैं पढ़ाऊँगा, जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो इसी क्रम में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना? और इसी क्रम में आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि जो ज़्यादातर मार्क्स स्कोरिंग चीज़ें हैं, वो आपको इस पूरे जो भी इंडेक्स है, इसमें समझ में आएँगी, इस पूरे सिलेबस में समझ में आएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बता देता हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि पज़ल तो सर सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं, फिर आपने लास्ट में क्यों रखा है? उन सब का कारण कि लास्ट में क्यों रखा है, ये सब मैं इस पूरी वीडियो में डिस्कशन करूँगा, ठीक है? तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले आपका सिलोजिज़्म आता है। आपने देखा होगा चाहे आप आईबीपीएस, पीओ की बात करो, ठीक है ना? या क्लर्क की बात करो। सेम अगर आप एसबीआई की बात करते हो और सेम अगर आप आरआरबी की बात करते हो, तो आपको प्री एग्ज़ाम में सिलोजिज़्म से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले के टाइम में 4 या 5 देखने को मिलते थे अगर मैं 2008 की 18 की बात करूँ, लेकिन अब धीरे-धीरे क्या हो गया उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया है, तो आपको 3 क्वेश्चन तो सिलोजिज़्म से देखने को मिलते हैं, ठीक है? ऐसे ही आपको इनेक्वालिटी देखने को मिलती है, ऐसे ही आपको ब्लड रिलेशन देखने को मिलते हैं और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से एट लीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? कभी-कभार ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? इनेक्वालिटी से लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सिलोजिज़्म से भी 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो मैंने शुरू में जो ये टॉपिक रखे हैं ना, उनको बताने का मतलब ही यही है कि अगर आप इतना भी पढ़ के जा रहे हो, तो आप मतलब कहते हो ना कि आप एक अच्छी शुरुआत कर रहे हो, ठीक है ना? अगर किसी ने शुरू में ही पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट उठा लिया कि अरे मैक्सिमम मार्क्स के आते हैं, ये कर लो, तो देखो सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है। ठीक है ना? आप ये नहीं कह सकते कि इतना मैंने पढ़ा दिया है, मैंने मैंने पढ़ा दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट को लास्ट में रखा है क्योंकि ये बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। अगर आपको इसमें परिपक्व होना है, परिपक्व इन द सेंस कि अगर आपको उसमें मतलब प्रो होना है, तो इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम प्रैक्टिस करते ही रहेंगे। इनका क्या है, इनका सिलेबस डिफाइन है एक, ठीक है ना? तो ये जल्दी खत्म हो जाते हैं और जल्दी खत्म हो जाते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसलिए मैंने ऊपर रखा है, ठीक है? ऐसे ही ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करें तो क्लर्क में पीओ में तो मैंने नहीं देखा, ठीक है ना? शायद आरआरबी पीओ में एक बार ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन आया था। मेरी शिफ्ट में नहीं आया था तो मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है ना? लेकिन क्लर्क में तो हर बार ऑर्डर एंड रैंकिंग पूछता है। कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछता है, ठीक है? प्री में पूछता है पीओ के। इनपुट आउटपुट आपको मेंस में पूछता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ की बात करूँ तो फिर दोबारा क्लर्क में पूछता है, ठीक है ना? पज़ल्स, सिटिंग अरेंजमेंट आपको प्री और मेंस दोनों में पूछता है, ठीक है ना? बस उनका लेवल अलग होता है, ठीक है ना? और क्रिटिकल रीज़निंग की बात करूँ तो ये आपको मेंस में पूछता है।
ठीक है? तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेंस में ही आते हैं, इसलिए मैंने उनको लास्ट में रखा है। कुछ टॉपिक ईज़ी हैं, जो कि ईज़ी हैं कवर करने में, चैप्टर भी छोटे-छोटे हैं और मार्क्स भी देते हैं, तो मैंने ऊपर रखे हैं। तो ये जो मैंने पूरा जो डिफाइन किया है सिलेबस को, ठीक है? वो इस तरीके से डिफाइन किया है कि अगर आप इसी क्रम में पढ़ेंगे, तो मैं आपको श्योर शॉट कह सकता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। ठीक है? अच्छे मार्क्स इन द सेंस मैं खुद बता रहा हूँ कि इस बार जो मैंने आरआरबी दिया था, उसमें मेरे 40 में से 40 मार्क्स आए हैं रीज़निंग में। ठीक है ना? मैं उसका शेयर करूँगा आपके पास, स्कोर कार्ड भी शेयर करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता जब तक मतलब दिखाया नहीं जाए और मैं सही बताऊँ, मैं ऐसा हूँ कि मतलब मैं दिखाने में बिलीव नहीं रखता लेकिन अब दिखाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड ही यही चल रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल मतलब सब्सक्राइबर उन्हीं के ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि मतलब ना तो खुद ने पेपर निकाला है लेकिन बस बताते रहते हैं। आप जान गए होंगे 2-3 ऐसे हैं, ठीक है ना? ठीक है, मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन फैन फॉलोइंग उन्हीं लोगों की है जो मतलब दिखावे में जी रहे हैं। तो ठीक है, अगर दिखावे की बात है तो हम भी अपना स्कोर कार्ड दिखा देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि रीज़निंग सिलेबस को मैंने इस तरीके से इस पूरी वीडियो में डिफाइन किया है कि आप जैसे-जैसे नीचे-नीचे पढ़ते जाओगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि अच्छा चलो मेरा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? बस यही कहने का मतलब है, ठीक है? और अब इस पूरे जितने भी जो चैप्टर हैं, मैं उसको पूरा डिटेल में डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि सिलोजिज़म में क्या-क्या आता है, मेंस में क्या आता है, प्री में क्या आता है, वो सब मतलब एक-एक पार्ट-पार्ट, धागा-धागा खोल के हम लोग देखेंगे पूरे सिलेबस को, ठीक है? चलिए, थोड़ी लंबी वीडियो होगी, तो थोड़ा बैठे रहना, ठीक है ना? बाकी तो फिर आप बीच में छोड़ के चले ही जाते हो, ठीक है? चलिए, सिलोजिज़म की बात करते हैं, ठीक है? सिलोजिज्म में आपके 3 तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। प्री लेवल में सिंपल सिलोजिज्म आता है, सिंपल सिलोजिज्म की बात करूँ तो वही ए ऑल, ए आर, बी ऐसे करके कुछ जो आते हैं ना, उस तरीके के स्टेटमेंट वाले आते हैं सिंपल, ये प्री लेवल में पूछे जाते हैं। अगर मेंस लेवल की बात करूँ तो मेंस लेवल में आजकल आपको रिवर्स सिलोजिज्म और कोडेड सिलोजिज्म देखने को मिलता है। ठीक है ना? रिवर्स सिलोजिज्म और कोडेड सिलोजिज्म देखने को मिलता है। यानी कि आपने कोडेड सिलोजिज्म में एक एग्जांपल दे देता हूँ, ए स्टार बी ऐसे करके ऊपर लिखा होगा नोट में और फिर नीचे लिखा होगा कि स्टार का मतलब है ऑल, स्टार का मतलब है ऑल, ठीक है ना? और प्लस का मतलब है नॉट, ऐसे करके आपको दे रखा होगा कोड में। तो ये मेंस लेवल में पूछा जाता है। तो अगर आप सिलोजिज्म पढ़ेंगे, मेरे से सिलोजिज्म पढ़ेंगे तो मैं सबसे पहले आपको प्री लेवल के सिलोजिज्म पढ़ाऊँगा, यानी कि आपका बेस क्लियर करूँगा, फाउंडेशन एस्टेब्लिश करूँगा, ठीक है ना? स्टेटमेंट वाले। फिर उसके बाद हम रिवर्स सिलोजिज्म पे चलेंगे और लास्ट में हम कोडेड सिलोजिज्म पढ़ेंगे। और जब ये तीनों चीज़ें हमारी पूरी हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि हमारा सिलोजिज्म कंप्लीट हो गया है। किसके लिए? प्री के लिए भी कंप्लीट हो गया है और मेंस के लिए भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है? तो सिलोजिज्म में यही 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बात करो कि सर और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, नाबार्ड की तैयारी कर रहा हूँ, तो चाहे नाबार्ड की तैयारी करो, चाहे आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करो, चाहे नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो निकला है उसकी तैयारी करो, इंश्योरेंस की तैयारी करो। बैंकिंग और इंश्योरेंस से जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, उनमें सिलोजिज्म बस इन्हीं 3 तरीके से पूछा जा रहा है आज के ट्रेंड में। ठीक है? और इसी सिलेबस में पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे मत सोचो कि मैंने उस दिन एक वीडियो डाला था आरबीआई वाला, उसमें भी बोला था कि आप ये सोच के मत तैयारी करो कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। नहीं, आप तैयारी ऐसी करो कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठो वो फोड़ दो। ठीक है? तो वो तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, दूसरा टॉपिक क्या आता है? दूसरी बात आती है फिर हम लोग और क्या आता है सिलोजिज्म के बाद? पहला सिलोजिज्म हमने निपटा दिया। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की। आप इनइक्वालिटी में सिंपल लेवल तो सबको ही आता है। सिंपल लेवल सबको ही पता है कि वो आते हैं क्वेश्चन। आजकल मेंस में कोडेड इनइक्वालिटी भी आ रही है और फिल इन द ब्लैंक्स वाली इनइक्वालिटी भी आ रही है। फिल इन द ब्लैंक्स वाली इनइक्वालिटी आपको पता होगा कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ए इज़ बी, फिर ये हो गया होगा सी, फिर डी इधर आ गया होगा, फिर ये ई आ गया होगा, ऐसे करके कुछ दे रखा होगा। ठीक है ना? और फिर उन्होंने नीचे बोलता है कि अगर बी अगर है ना, सॉरी, अगर ये दे रखा है कि ए सी से छोटा है, तो इधर फिल इन द ब्लैंक्स में कौन-सा ट्रू होगा? तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में ये भी आ सकता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले वो प्री में भी पूछे जा रहे हैं, मेंस में भी पूछे जा रहे हैं। कोडेड इनइक्वालिटी आपको पता है, कोडेड इनइक्वालिटी पता है ऐसे होता है a प्लस b इंटू c फिर डिवाइडेड बाय d और फिर प्लस और उन्होंने प्लस और इंटू और डिवाइड को डिफाइन किया होता है कि प्लस का मतलब क्या है, इंटू का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब क्या है। ठीक है? तो वो कोडेड इनइक्वालिटी होती है। तो ये सॉल्व तो आप कर लोगे, लेकिन इसके कुछ शॉर्टकट तरीके भी होते हैं कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के कि कैसे जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है ना? तो वो सब चीज़ें हम अपने इस पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो इनइक्वालिटी में अगर देखा जाए तो इनइक्वालिटी 3 ही पार्ट में डिवाइड हो सकती है। एक तो सिंपल लेवल जो रहता है, सिंपली बहुत आसान जो रहता है, ठीक है ना? जो प्री लेवल में पूछा जाता है, फिर कोडेड इनइक्वालिटी आती है और फिल इन द ब्लैंक्स वाली प्री और मेंस दोनों में आती है। प्री में थोड़ा मतलब कह सकते हो कि डिफिकल्टी लेवल कम होता है, मेंस में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है? तो सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी समझ में आ गया क्या-क्या था। अब आगे बात करते हैं कि और क्या है, ठीक है? बोर मत हो जाना भाई, ठीक है? ब्लड रिलेशन की बात करते हैं। देखो, ब्लड रिलेशन में बहुत सारे लोगों से आप सुनोगे कि यार ब्लड रिलेशन अटेंड नहीं करना चाहिए, अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि है ना उसमें कई बार गलत होने के चांसेस होते हैं। ब्लड रिलेशन में सही बताऊँ मैंने जितनी भी बार भी पेपर दिया और जितनी बार सिलेक्शन लिया है,
मैंने हमेशा ब्लड रिलेशन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट वाले ही करे हैं सॉल्व। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है ना, अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट तो आता ही है, थोड़ा-सा अगर आप ब्लड रिलेशन पे ध्यान दोगे ना, तो वो पूरा मेंस का जो क्वेश्चन है ना, वो आप पूरा क्रैक कर सकते हो। ठीक है? इसलिए कहता हूँ कि ब्लड रिलेशन सिर्फ प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए भी ज़रूरी होता है और बन जाता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, मतलब अगर आपको ये पता होगा कि है ना, ही, शी का मतलब क्या है, ठीक है ना? और मतलब जब तक जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? अगर जेंडर डिफाइन है, तो उसका मतलब क्या है? तो आप बड़ी आसानी से ब्लड रिलेशन बना सकते हो। सिंपल तो प्री लेवल में तो हर कोई जानता है कि कैसे करते हैं, ठीक है ना? बात आती है कि हम लोग ये वाले थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कौन-कौन से? कोडेड वाले जो ब्लड रिलेशन होते हैं, या ब्लड रिलेशन अगर पज़ल के साथ जुड़ जाता है, या ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट के साथ जुड़ जाता है, तो क्या होता है? ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मेंस आई एसबीआई मेंस में ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे वो 2 कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन देता है। ठीक है? अगर आप मेंस का पेपर देखोगे, आईबीपीएस पीओ मेंस या एसबीआई पीओ मेंस का देखोगे, तो वहाँ पे वो जनरली क्या करते हैं, 2 कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन देते हैं, ताकि वो दोनों चीज़ें देखना चाहते हैं बच्चे के, कि क्या वो दोनों कॉन्सेप्ट से फ़ैमिलियर है कि नहीं। और ये इतने ईज़ी होते हैं, आप इनको छोड़ के चले जाते हो। मैं बताऊँगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है ना? तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, या मैं अगर आप चाहते हो कि किसी और से भी पढ़ना, तो आप उससे भी पढ़ लो, मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एट लीस्ट आप 1 आध लेक्चर ज़रूर देख के जाइएगा मेरा, ठीक है ना? ब्लड रिलेशन का, ठीक है? तो ब्लड रिलेशन में हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे इस कोर्स में अपने, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और क्या है हमारे पास, ठीक है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस तो इतना ईज़ी है कि ये प्री लेवल में कोई 2 क्वेश्चन तो हर पीओ में और क्लर्क में पूछे ही जाते हैं। तो सिंपल वाला तो आपको पता है, यहाँ पे जो मेन चीज़ पढ़ने की है वो है कोडेड, डायरेक्शन डिस्टेंस विथ पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के साथ कैसे पढ़ना है। इस पूरे कोर्स में फ़ोकस मेरा क्या रहेगा, प्री तो फ़ोकस रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो मेरा मेन फ़ोकस रहेगा वो मेंस एग्ज़ाम पे रहेगा। क्यों? क्योंकि इसी एग्ज़ाम के थ्रू मेरिट बनती है। इसी एग्ज़ाम के थ्रू मेरिट बनती है। प्री में 40 में से 40 लाके भी कुछ नहीं होगा, जब तक मेंस के क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कर पाओगे। और मेंस में क्वेश्चन प्री लेवल जैसे नहीं आते हैं। मेंस में क्वेश्चन आते हैं 2 कॉन्सेप्ट को मिला के, 3 कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बना के देते हैं। ठीक है ना? तो आपको मेंस को क्रैक करना है। अगर आपको अल्टीमेट सिलेक्शन चाहिए, तो आपको अभी से पता होना चाहिए कि आपका प्री लेवल तो अच्छा होना ही चाहिए, मेंस ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू मेरिट बनते हैं, उसी के नंबर इंक्लूड होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है? तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे हम, ठीक है? इसके बाद फिर हम और क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग मैंने इधर इसलिए रखा है, इसका सिर्फ़ प्री लेवल का काम है, ठीक है ना? पीओ के प्री में आता है और क्लर्क के प्री में आता है, ठीक है ना? इससे ज़्यादा इसको नहीं आता है, तो इसको मुश्किल से मुश्किल हम 2 क्लास में खत्म कर देंगे। 2 क्लास में मतलब 1 क्लास में थ्योरी और 1 क्लास में इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? सिंपल सा है कि है ना, अगर है ना, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, कि अनी की रैंक है ना, मान लेते हैं कि फ्रंट से 52 है, ठीक है ना? और लास्ट से उसकी रैंक 43 है, ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ कितने खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ऑर्डर एंड रैंकिंग ये भी आता है। एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आता है कि मान लीजिए 5 मेरे पास 5 लोग हैं, 5 पीपल हैं, ठीक है ना? पीपल है, उसमें है ना वेट दे रखा है उनका। अब उनका बता रखा है कि ए बी से बड़ा है, लेकिन ए है ना डी से छोटा है। ऐसे करके जो आते हैं क्वेश्चन, वो भी ऑर्डर एंड रैंकिंग में आते हैं, ठीक है ना? तो मुश्किल से मुश्किल 2 क्लास में इस पूरी चीज़ को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना? प्री में पूछा जाता है, मेंस में अभी तक तो मैंने देखा नहीं है भाई। जब से मैंने पेपर देना शुरू किया, मैंने पेपर देना शुरू किया है 2024 से, ठीक है ना? मैंने 2024 में पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें जॉब लेके, तब से तो मैंने देखा नहीं है, ठीक है ना? ऑलमोस्ट मैंने सारे पेपर दिए हैं, उससे पहले भी मैंने बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर के पेपर दिए हैं, तो मैंने तो आज दिन तक देखा नहीं है, ठीक है ना? तो ऑर्डर एंड रैंकिंग हम प्री लेवल तक का ही पढ़ेंगे, मेंस में इतना आता नहीं है, तो हम छोड़ देंगे, ठीक है? हाँ, हो सकता है कि मैं जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग और प्लस दूसरा कोई सब्जेक्ट मिला के, जैसे कि है ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग को पज़ल के साथ मिला सकता हूँ मैं, वो पूछ सकता हूँ। लेकिन मैं उसको पज़ल ही मानता हूँ, उसको है ना मैं मतलब इसमें नहीं रखता हूँ, क्योंकि पज़ल में एक कॉन्सेप्ट होता है सॉर्टिंग, ठीक है ना? पज़ल में एक कॉन्सेप्ट होता है सॉर्टिंग, तो उसमें वो आ जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है ना? हालाँकि मैं क्वेश्चन फिर भी कराऊँगा आपको, ठीक है? एक बार जब पज़ल हो जाएँगे, तब क्वेश्चन कराऊँगा उनके, ठीक है? चलिए, फिर आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, और क्या-क्या है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। हाँ, ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है कि आपको ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है ना? मेंस में पूछा जाता है, और है ना, कई बार क्या होता है, मेंस में बहुत सिंपल-सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस है ना, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो चाइनीज़ कोडिंग है, ठीक है ना? वो है ना, आपके मेंस एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है, ठीक है ना? तो वो कैसे करेंगे? अच्छा, कोडिंग में भी बहुत तरीके की कोडिंग होती है, लेटर शिफ्ट कोडिंग होती है, मिक्स्ड कोडिंग होती है, सिंबल कोडिंग होती है, और न्यू पैटर्न की कोडिंग, वो वाली कोडिंग है। इसमें मतलब इस पूरे टॉपिक में हम वो कोडिंग पढ़ेंगे जो आजकल आ रही है एग्ज़ाम में। जो ट्रेंड आजकल एग्ज़ाम में है, वो न्यू पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो कोडिंग एंड डिकोडिंग भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, प्री प्लस मेंस दोनों को लिखते हुए चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले प्री पढ़ाऊँगा, फिर मेंस पढ़ाऊँगा, नहीं, मैं दोनों को लेते हुए चलूँगा,
ठीक है ना? दोनों को साथ-साथ लेते हुए चलूँगा, ठीक है? जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरे को है ना उसको भी ऐड करना चाहिए, उसको भी पढ़ाना चाहिए, तो मैं एक क्लास एक्स्ट्रा लेके पहले उसको समझा दूँगा, फिर उस चीज़ को अप्लाई करके दिखाऊँगा, ठीक है? तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए, फिर आगे और क्या बचता है हमारे पास? और क्या बचता है देखो, इनपुट-आउटपुट हाँ, इनपुट-आउटपुट ऐसी चीज़ है जो आपके मेंस एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है ना? ये ज़्यादातर मेंस एग्ज़ाम में आती है, प्री में अगर आती है, सुनना ज़रा ध्यान से, प्री में आती है तो वेरी ईज़ी आती है, बहुत ईज़ी आती है, ईज़ी टू क्रैक होती है। मेंस में थोड़ा आपको सोचना पड़ता है कि क्या क्या पैटर्न लग रहा है, क्या मतलब ऑपरेशन हो रहे हैं वो, ठीक है ना? तो शिफ्टिंग टाइप होती है एक तो, सॉर्टिंग टाइप होती है, ऑपरेशन बेस्ड होती है, मिक्स्ड टाइप होती है, मशीन अरेंजमेंट ये ज़्यादातर मेंस में पूछा जाता है, ठीक है ना? ये ज़्यादातर मेंस मेंस में पूछा जाता है। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट वही है कि वोवेल्स को इधर कर दिया, कॉन्सोनेंट को उधर कर दिया, वो सब सीखेंगे। अल्फा न्यूमेरिक होती है, ये भी मेंस में आती है। ठीक है ना? ये भी मेंस में आती है और न्यू पैटर्न जो आजकल के ट्रेंड चल रहे हैं, वो हम सब न्यू पैटर्न में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हो गई इनपुट-आउटपुट की, ठीक है ना? ये वाली तो बहुत ईज़ी होती हैं, जो मेन फ़ोकस रहता है वो हमारा इस पे रहता है, मशीन अरेंजमेंट पे रहता है और अल्फ़ा न्यूमेरिक पे रहता है। हालाँकि हम पढ़ेंगे सब, लेकिन जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग मेंस के ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर प्री में आती है तो बहुत ईज़ी लेवल आती है, आप ईज़ी टू क्रैक होता है, ठीक है ना? अगर आपकी सोच होनी चाहिए, बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हो। बात होती है कि मेंस लेवल को कैसे सॉल्व कर रहे हो, वो चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेंस पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा क्योंकि मेंस के ही मार्क्स मेरिट में काउंट होते हैं। ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और क्या बचता है हमारे पास? अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हाँ, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ ऐसी चीज़ है जो कि क्लर्क में ही पूछी जाती है। ये सिर्फ़ क्लर्क में आती है। कौन-कौन से क्लर्क में आती है? एक तो आईबीपीएस क्लर्क में आती है, ठीक है ना? एसबीआई में आती है और आरआरबी में आती है। ये सिर्फ़ मैंने क्लर्क में देखी है, ठीक है ना? पीओ में बहुत कम बार आई है, क्लर्क में होती है, ठीक है ना? आपको एक अरेंजमेंट दे रखा होगा, पूरी लंबी सी एक लाइन दे रखी होगी और उसमें बोला होगा 4th एलिमेंट यहाँ से, 6th एलिमेंट यहाँ से कि इसके बाद, इसके पहले ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कि फॉलोड बाय क्या होता है, ठीक है ना? प्रीसीडिंग बाय क्या होता है, ये सब हम चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि फॉलोड में और प्रीसीडिंग में क्या होता है, वो सब चीज़ें हम इस अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ़ एक ही लेवल मैंने इंक्लूड किया है, सिंपल प्री लेवल। मेंस में क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि मेंस में कभी आती नहीं है, तो हम इतना कुछ नहीं पढ़ेंगे जो कि हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ रीज़निंग सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास क्वांट भी है, हमारे पास इंग्लिश भी है, हमारे पास जीएस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो हम इतना ओवर नहीं पढ़ लेंगे, सिर्फ़ हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है, हम उतना ही पढ़ेंगे। पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी करनी होगी तो एक बार जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद किताब आती है, ठीक है ना? कैट-वैट की लेवल की आती है, आराम से बैठ के पढ़ना, सब चीज़ें आ जाएँगी समझ में, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, और क्या बात है? और कौन-सी चीज़ें बचती हैं हमारे पास? पज़ल, हाँ, ये आता है मेन चीज़। ये ऐसी चीज़ है जो बच्चे समझते हैं कि इन्हीं से एग्ज़ाम क्रैक होता है। जी हाँ, अगर आप ऐसा समझते हो कि पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट से ही एग्ज़ाम क्रैक होता है, तो आप बिल्कुल सही हो। क्यों सही हो? मैं आपको बता देता हूँ। आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा, मैंने कहा मैं ब्लड रिलेशन पढ़ाऊँगा, पज़ल साथ में पढ़ाऊँगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, वहाँ पे पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट कहीं न कहीं इंक्लूड हो ही रहा होगा मेंस में और मेंस में तो ज़्यादातर पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट ही होता है। मेंस में पता है क्या होता है? जो छोटे-छोटे टॉपिक है ना, उनको पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के साथ जोड़ के पढ़ाते हैं वो लोग। ठीक है? जैसे कि ब्लड रिलेशन को जोड़ दिया अब सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, ठीक है ना? और इसको जोड़ दिया क्या कहते हैं ये अरे! इसका नाम क्या है आपका? ये जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को जोड़ दिया सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, ठीक है ना? तो मतलब कहने का मतलब है कि मेंस में ज़्यादातर फोकस है उनका पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट पे ही होता है। वो बाकी कॉन्सेप्ट को इस तरीके से यूज़ करते हैं उन क्वेश्चनों में जिससे कि वो आपकी ओवरऑल चेक कर सकते हैं कि है ना आपको क्या-क्या आता है, क्या-क्या नहीं आता है। ठीक है? तो ये तो श्योर है कि जब तक आप पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं करोगे, आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है ना? आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। तो कोशिश करो कि पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट पे इतना अपने आप को मतलब प्रो कर लो कि आपको वो सब चीज़ें बड़ी आसान लगने लगें। लोग बाग कहते हैं ना, "अरे! वन लाइनर सॉल्व करते हो, पज़ल बहुत मुश्किल होता है।" नहीं, आप पज़ल को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे मतलब मैं आपको कह रहा हूँ मान लीजिए 100 लोग हैं, मान लो 100 लोग हैं, 100 में से अगर 25 लोग कंफर्टेबल हैं पज़ल के साथ और 75 लोग अनकंफर्टेबल हैं पज़ल के साथ, ठीक है? तो समझ जाना जो असली कॉम्पिटिशन है ना वो इन 25 लोगों का ही आपस में। ठीक है? उन 25 लोगों का ही आपस में क्यों? क्योंकि अगर इनका पज़ल स्ट्रॉन्ग है ना, इनकी इतनी सोचने की शक्ति स्ट्रॉन्ग है ना, तो ऑब्वियस वाली बात है इन्होंने है ना, ये सब कंप्लीट किया होगा, सिलोजिज़्म भी कंप्लीट किया होगा, इनेक्वालिटी भी कंप्लीट किया होगा क्योंकि उन्हें पता है कि पज़ल में इसका यूज़ होगा, कहीं न कहीं मेंस लेवल में। तो ये 25 तो वैसे ही इन 75 से आगे चल ही रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो चीज़ें मतलब सब लोग नहीं करते ना, अगर उनको बच्चा कर रहा है, तो ऑब्वियस वाली बात है वो बाकी सबसे एक कदम आगे ही है। तो आपको भी पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट पे फ़ोकस रखना पड़ेगा, ठीक है ना? पज़ल में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो लीनियर पज़ल होता है, सिंगल और डबल लाइन, सर्कुलर होता है, फेसिंग, नॉन फेसिंग आपने देखा होगा, ठीक है ना? फ्लोर बेस्ड पज़ल होता है, बॉक्स बेस्ड होता है, मंथ, डे, ईयर वाला होता है, कंपैरिज़न बेस्ड होता है, ठीक है ना? ये वही कंपैरिज़न बेस्ड है जो मैंने कहा था ना ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला,
ये देखो वही आ गया, सॉर्टिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वेरिएबल बेस्ड पजल होता है, आप सबको पता है। शेड्यूलिंग होता है, ठीक है ना, और अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन होता है। कह देते हैं कि अनसर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर है, हमको पता नहीं है फ्लोर कितने हैं, लेकिन 50 तो होंगे ही। इस तरीके के जो पजल होते हैं वो अनसर्टेन नंबर में आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, ये पजल जो होता है ना, ये पजल एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, याद रखना। जो पजल होता है वो एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम को पहले पढ़ा जाता है, ठीक है ना, उसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूल बनते हैं, ठीक है ना, और पहले क्वेश्चन को पढ़ के फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल होता है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग बोले तो सिलोजिज्म लॉजिकल रीजनिंग में आता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, पहले से फिक्स्ड होता है कि ऑल ए आर बी का मतलब ये है, ऑल बी आर नॉट ए का मतलब ये है, ठीक है ना। लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग में ऐसा नहीं होता, इसलिए शायद बच्चे फंसते हैं, क्योंकि वो ये बार बार ये कहते हैं कि सर कौन सी लाइन से शुरू करें, कौन सी लाइन से पजल और सेटिंग अरेंजमेंट शुरू करें। ये कोई नहीं बता सकता है कि किस लाइन से पजल शुरू होगा, किस लाइन से पजल शुरू नहीं होगा, ठीक है ना। कौन सी इंफॉर्मेशन आप मतलब प्राइमरी मान के उसको लेके चलोगे आगे। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम देने के बाद बच्चे का दिमाग चले कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कोई सेट ऑफ रूल नहीं होता है एनालिटिकल रीजनिंग में। तो चाहे पजल की बात करूं या फिर मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, उसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन सी लाइन से सॉल्व होगा। ये तो प्रैक्टिस का खेल है, ये प्रैक्टिस का खेल है, ये आपकी सोच जो डेवलप होगी ड्यूरिंग दिस कोर्स, जो भी मैं ये कोर्स पढ़ाऊंगा उसके दौरान जो आपका दिमाग डेवलप होगा, वो कैच करेगा कि किस लाइन से पजल या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व होगा, ठीक है। तो मेन फोकस पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का यही रखना यार, कि प्रॉब्लम को अगर आप समझ पा रहे हो, जो प्रॉब्लम उसने दी है उसको आप एक एक लाइन को तोड़ के समझ पा रहे हो, उसमें से इंफॉर्मेशन खींच पा रहे हो और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर पा रहे हो, तो पज़ल आपका बड़ी आसानी से बन जाएगा। और इस पूरे कोर्स में बस यही सीखना है हमको कि इन्फॉर्मेशन को कैसे उस क्वेश्चन में से खींचना होता है। ठीक है? तो पज़ल समझा दिया मैंने कि क्या करेंगे पज़ल में, ठीक है? ऐसे ही मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेता हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट में भी यार ज़्यादातर वही चीज़ आती है, लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर और मिक्स्ड। ठीक है ना? वही सर्कुलर में सिंगल कोसेंट्रिक एक सर्कल के सिंगल एक सर्कल होगा, कोसेंट्रिक एक सर्कल ऐसे होगा, कुछ अंदर देख रहे हो, कुछ बाहर देख रहे होंगे, आपने देखा होगा, ठीक है ना? स्क्वायर बेस्ड में भी ऐसा ही होगा, एक बॉक्स के अंदर बॉक्स होगा। ये सब मेंस लेवल में ज़्यादातर आते हैं, ठीक है ना? ये सब मेंस लेवल में आते हैं। लीनियर में आपका है ना प्री लेवल में आता है, ठीक है ना? और मिक्स्ड में तो सारे टाइप हम पढ़ेंगे ही, ठीक है? अगेन मैं फिर दोबारा इस बात पे फ़ोकस कर रहा हूँ कि जो एनालिटिकल रीज़निंग होता है, एनालिटिकल रीज़निंग में कोई फ़िक्स्ड पैटर्न नहीं होता है बेटा, कि कैसे क्या होगा, ठीक है ना? कुछ नहीं फ़िक्स होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि किस लाइन से आपका सॉल्यूशन निकलना शुरू होगा, ठीक है? इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इसके बाद शायद एक टॉपिक बचता है हमारा, इसके बाद शायद एक टॉपिक बचता है और वो टॉपिक है क्रिटिकल रीज़निंग, ठीक है? ये क्रिटिकल रीज़निंग ऐसा है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, ठीक है ना? प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आप मैंने उन सब वीडियो में कहा है कि ये बहुत मतलब कहते हैं ना डू और डाई वाला होता है, डू और डाई वाला होता है। अगर आपने कर दिया तो नंबर पूरे मिलेंगे और थोड़ा भी गलत हुआ तो नंबर उल्टा कटेंगे, ठीक है ना? इसमें हर स्टेटमेंट आपको सही लगता है और हर स्टेटमेंट आपको गलत लगता है। तो ये क्रिटिकल रीज़निंग ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर विचार किया जाता है। एग्ज़ामिनर चाहता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो आप उस लेवल पे। वो यहाँ पे वो जज करने की कोशिश करता है, ठीक है? इसमें 4 तरह के मेन टाइप को क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट असम्पशन, कॉज़ एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन। मैं थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ। स्टेटमेंट असम्पशन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दे रखा होता है और हमको बताना होता है कि क्या अज़्यूम करके उसने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है ना? क्या असम्पशन लगाए होंगे तब उसने ये स्टेटमेंट दिया है। कॉज़ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है, एक चीज़ दे रखी होती है, उसको बोलते हैं कि क्या ये इसका इफेक्ट है या इसका ये कॉज़ है। कोई चीज़ उसने दे दी, ठीक है ना? उससे बोलेंगे कि इसका क्या कॉज़ रहा होगा, ठीक है ना? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वही वाली बात आती है कि मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, उससे आप क्या-क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना? कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि एक प्रॉब्लम दे रखी होगी और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करी होगी। जैसे कि मान लेते हैं कोर्स ऑफ एक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक स्टेटमेंट है कि है ना चोर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है ना? चोर बहुत ज़्यादा हो रहे थे और पुलिस को क्या करना चाहिए? तो पुलिस के नीचे दे रखे होंगे कि पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए या फिर पुलिस को है ना हिस्ट्री शीटरों को पकड़ना चाहिए। इस तरीके के कोर्स ऑफ एक्शन दे रखे होंगे और उसमें हमको ये बताना होता है कि जो हमारी एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्या हम एक्शन ले सकते हैं? ठीक है ना? तो उन चीज़ों के बारे में कोर्स ऑफ एक्शन में बात करते हैं। ठीक है ना? तो हालाँकि ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कई बार बोला है कि बच्चों को ये अटेंड नहीं करना चाहिए। अगर आप फुल श्योर नहीं हो, तो आपको क्रिटिकल रीज़निंग को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप है ना नेगेटिव में लैंड अप करोगे, मतलब अगर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्क्स आएँगे, ठीक है ना? तो मैं ये आपको बस इतना सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप मेंस में जाएँगे, तो क्रिटिकल रीज़निंग आइदर
आपकी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आप अगर करो तो बिल्कुल सही जाए, नहीं तो आप छोड़ दो, बिल्कुल मत करो, ठीक है ना? लेकिन इस कोर्स में ऐसा तो नहीं है मैं टीचर हूँ तो मैं ये कह दूँ कि नहीं छोड़ के चले जाओ, नहीं, मुझे तो पढ़ानी है। तो मेरा इस पूरे क्रिटिकल रीजनिंग में पूरा यही रोल रहेगा कि आपको ये समझा पाऊँ कि कैसे आप असम्पशन फाइंड कर सकते हो, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है, ये सब चीज़ें आपको पूरा डिटेल में समझाना, जिससे कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करो जब आप क्वेश्चन अटेंड करने जाओ तो कॉन्फिडेंट फील करके जाओ, ठीक है? अन्यथा फिर मैं आपको सिंपल सा सजेशन दूँगा, मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो और भी टीचर से पढ़ना और अगर उनके समझाने पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर एक ही ऑप्शन है कि आप इसको छोड़ दो, ठीक है? जैसे कि मैं कई बार छोड़ चुका हूँ, मैंने कई एग्ज़ाम लिखे हैं मेंस, उसमें मुझे नहीं समझ में आता तो मैं इसको छोड़ देता हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। अल्टीमेटली इस बात सिलेक्शन की होती है, जब नंबर आता है तो उसमें कहीं नहीं लिखा होता है कि कौन-सा क्वेश्चन आपने अटेंड किया, कौन-सा नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप सब कुछ छोड़ के चले जाओ फिर, ठीक है? पढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्या पता ये क्वेश्चन ईज़ी आ गया, मान लो मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग ईज़ी आती है, फिर क्या करोगे? फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना बाकी लोग आपसे ऊपर चले जाएँगे, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको, ठीक है? तो बस मेरा आपसे यही कहना है कि मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि क्रिटिकल रीजनिंग में इतने अच्छे से पढ़ाऊँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एंड केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं और भी चीज़ें आपको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना? आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो और अगर उसके बाद भी ना आए तो फिर तो भैया राम भरोसे इसको छोड़ के जाने में ही भलाई रहेगी, ठीक है? तो ये पूरा हमारा सिलेबस था, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर तो हो ही गए होंगे, लेकिन अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हो, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक अगर आप सर्वाइव कर गए हो तो कमेंट कर देना, ठीक है ना? हमको भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? और हम कोर्स लेके आएँगे जल्दी, ठीक है ना? आपको पता है कि मैं भी जॉब करता हूँ, तो इतना जल्दी तो नहीं आएगा लेकिन मैं जब भी चीज़ लाया करूँगा, तो इस तरीके से लाया करूँगा कि आपका भला ही हो, ठीक है ना? मेरा कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, ना कोई यहाँ पे प्रमोशन वाली कोई वीडियो, ना मैं कोई प्रोमो कोड दे रहा हूँ कि ये वाला कोर्स खरीद लो, ये वाला कोर्स खरीदो, कोई कोर्स कोर्स वगैरह नहीं खरीदना है, ठीक है ना? बस सिंपल सी बात है कि मतलब कहते हैं ना कि एक पढ़ाने का मन है तो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? बाकी फिर तो आपके पास पैसे हैं तो आप कोर्स-वोर्स में खर्च कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बस इतना बताऊँगा कि बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में अवेलेबल है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर आप पढ़ने में माहिर हैं, तो आप बिना कोचिंग के भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे 2-3 दिन सब्सक्राइब करके देख लो, अगर आपको सही समझ में आता है, तो ठीक है, नहीं तो फिर अनसब्सक्राइब करने पे कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना? अगर आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन तक भी ये वीडियो पहुँचाइए, ठीक है? हो सकता है कि आपको फ़ायदा ना हो, किसी और को फ़ायदा हो जाए, तो ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, प्लीज़ पढ़िएगा, ठीक है ना? इस बार मेहनत करके पढ़िएगा, क्योंकि जिस जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जिस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, आगे आने वाले टाइम में जॉब लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे डिपार्टमेंट में पोस्ट खत्म हो गई हैं, क्योंकि अब उन पोस्टों की ज़रूरत नहीं है। तो इससे पहले कि आपकी भी कोई ऐसी पोस्ट हो जो खत्म हो किसी डिपार्टमेंट में, उससे बेटर है कि आप जाइए, सिलेक्शन लीजिए और अपनी एक नई लाइफ़ शुरू करिएगा, ठीक है? बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।